चलो, सो Recording in progress. डायरेक्टिंग अपन को स्टार्ट करना है ना। वी हैव कंप्लीटेड आवर 6 चैप्टर्स, तो आज अपन को डायरेक्टिंग देखना है। देखो, डायरेक्टिंग चैप्टर जो है, इट इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले आप करते हो प्लानिंग। जैसे ही आपकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप जुट जाते हो रिसोर्सेज के अरेंजमेंट पे, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जैसे ही आपके रिसोर्सेज मैनेज हो जाते हैं तो फिर आप करते हो स्टाफिंग। मतलब रिसोर्सेज तो अरेंज हो गए, सीटें लग गई हैं, ऑफिसेज रेडी हैं, मशीनरीज, कंप्यूटर, सब कुछ रेडी है। सो अब उन लोगों को उन जगह पे बिठाना है। सर यहां से लेकर यहां तक जितनी भी प्रोसेस थी ना, यहां पे मेरा पता है क्या हुआ है, फॉर्मुलेशन पार्ट हुआ है। मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। यहां तक आपने पता है कुछ काम नहीं करा, सिर्फ जरूरत की चीजें लाते गए, सामान जुटाया, लोगों को जुटाया, प्लान बनाया, पैसों को जुटाया, मशीन्स को जुटाया, मशीन चलाने के लिए लोगों को बुलाया, काम स्टार्ट नहीं करा अभी तक। मतलब मैं एक कंपनी खोलना चाह रहा हूं तो मैंने कंपनी खोलने की प्लानिंग कर ली कि भाई मुझे अपने भोपाल में मैकडॉनल्ड्स खोलना है, मैंने प्लान कर लिया। रिसोर्सेज का अरेंजमेंट, सर ऑफिस बोल रहा हूँ, सॉरी, रेस्टोरेंट्स का, मशीन्स लगेंगी खाना बनाने के लिए, इंटरनेट, वाईफाई, बिलिंग मशीन, प्लेट्स, है ना, और जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है रेस्टोरेंट खोलने में, ये लग गया। अब सर सब कुछ रेडी है, लेकिन सर मशीन्स को, ऑफिस में बैठेगा कौन, वेटर कौन बनेगा, इन सब चीजों के लिए लोगों को जॉब देनी पड़ेगी, तो मैं करूंगा स्टाफिंग। सर सब कुछ कर दिया, लेकिन जिन लोगों को आपने सीटों पे बैठाया है, जिन लोगों को आपने ऑफिस में बैठाया है, जिन लोगों को आपने कंप्यूटर के सामने बैठाया है, अभी तक आपने उनको ये नहीं बताया कि तुम्हें काम क्या करना है और कैसे करना है। उनको ये बता दिया कि तुम्हारी नौकरी ये है और तुम्हारी पोस्ट ये है, यू आर मैनेजर, यू आर सीईओ, तुम लेबर हो, सब कुछ बता दिया। लेकिन सर अभी उनसे बोला है कि काम स्टार्ट मत करना, काम स्टार्ट जब करना जब हम बोले। तो फाइनली वी हैव टू स्टार्ट आवर वर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करते हैं। तो सर फ्रॉम हियर वी स्टार्ट टेकिंग एक्शन। अभी तक तो सिर्फ चीजें डिसाइड हो रही थी, चीजों की जुगाड़ हो रही थी। राइट नाउ एट दिस पॉइंट कंपनी विल स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्शन, स्टार्ट डूइंग प्रोडक्शन। इससे पहले तक तो कंपनी सिर्फ प्लान बना रही थी, अब यहाँ पे प्लान को फॉलो करेगी। क्लियर? तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है सर, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा वहां तक प्लान बना है, लोगों को बुलाया है, बैठाया है, अब यहाँ पे एक्शन होगा, मतलब उनको, उनसे हम लोग काम करवाएंगे। क्लियर? तो देखो डायरेक्टिंग डिस्कस कर लेते हैं, क्या है डायरेक्टिंग। Directing function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring, and motivating the employee in the organization so that their effort result in achievement of organizational goal. सर क्या है कि मैं सबसे पहले प्लान बनाया, मैंने सबसे पहले प्लान बनाया कि 1000 यूनिट बनानी है मुझे, ठीक है, 1000 यूनिट बनानी है किसकी, मान लो मैं शूज मेकिंग कंपनी हूं, 1000 यूनिट बनानी है शूज की, ऐसा डिसाइड करा मैंने, ठीक है। आफ्टर डिसाइडिंग दैट मुझे 1000 जूते बनाने के लिए क्या लानी पड़ेगी, मशीन, रॉ मटेरियल। सर मशीन भी आ गई, रॉ मटेरियल भी आ गया, अब मुझे मशीन और रॉ मटेरियल चलाने के लिए किसकी जरूरत है, लेबर की, तो मैंने लेबर को बुलाया। यहाँ पे मैंने प्लानिंग की थी, यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज की जुगाड़ करी, तो ऑर्गेनाइजिंग। और फाइनली जब मैंने लेबर को रिक्रूट करा, लेबर को नौकरी दी, तो ये हो गई स्टाफिंग।
अब यहाँ पे सर मैं लेबर को ये बताऊंगा कि जो भी काम तुम्हें करना है वो करना कैसे। सर क्या होता है ना, लेबर 10 साल से, एक बात बताओ, तुम लोगों ने लेबर को देखा होगा 10-10 20-20 सालों से एक ही काम कर रही है ना, ईंटें उठा के लाती हैं, ईंटें जमाती हैं, है ना, और वो रेत गिट्टी सीमेंट का माल बनाती है ना, ऐसे करके उसको डाला जाता है, कैसे बिल्डिंग बनती, लेबर को सब आता है। हाँ, मिस्त्री लेबर दोनों, सब कुछ आता है इन लोगों को। लेकिन पता है फिर भी क्या होता है, जब कोई भी नया घर बनता है, कोई भी नई बिल्डिंग बनती है, तो लेबर को फिर भी बताया जाता है कि तुम्हें पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, तुमको ऐसे काम करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। जस्ट बिकॉज आई एम दी ओनर ऑफ द कंपनी, सो मैं अपने हिसाब से उन लेबर से काम करवाऊंगा, भले ही वो लेबर कितनी भी टैलेंटेड हो, लेकिन जब तक मैं उसको नहीं बोलूंगा कि काम करना स्टार्ट कर दो, तब तक लेबर काम स्टार्ट नहीं करेगी। तो सर लेबर को आपने फाइनली रिक्रूट कर लिया है, सो इट्स टाइम फॉर एक्शन। तो आप बोलोगे लेबर, मैंने जिस जॉब के लिए तुम्हें यहाँ पे बैठाया है वो जॉब करना स्टार्ट कर दो। वो बोलेगा सर कहाँ से शुरू करूं? तो सबसे पहले मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्शन यानी मुझे उसको कमांड देना पड़ेगा कि भाई तुम्हें काम करना तो आता है, क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सिखा दिया ना, तो राइट नाउ जो तुमने अपनी ट्रेनिंग में सीखा है अब उसको इंप्लीमेंट करना है। तो मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा कि यहां से जाकर ये चीज ले आओ, यहां से जाकर ये चीज ले आओ, फिर इस तरीके से उसको मशीन में डालो और फिनिश गुड्स बन के रेडी हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन दिया, ये मैंने कमांड दिया। अब वो बोलेगा सर मुझे कंफ्यूजन है, पहली बार आया हूं कंपनी में, मशीन कैसे चालू होती है? सर रॉ मटेरियल के लिए क्या मुझे कुछ बिल लेकर जाना पड़ेगा? क्या मुझे उनको अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा? जो लोग रॉ मटेरियल देंगे, ऐसे ही रोड पे चलते हर किसी को थोड़ी मटेरियल मिल जाएगा, तो जो लोग मटेरियल इशू करेंगे क्या उन लोगों से कुछ बात करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? तो सर इंस्ट्रक्शन कमांड तो दे दिया, क्योंकि आपका कमांड फॉलो हो जाए आपको उसको गाइड भी करना पड़ेगा। मतलब सर कमांड देने के बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सर एक्सप्लेन भी कर दिया, कमांड भी दे दिया, अब बात आती है वो कंफ्यूज हो रहा है, यार ये भी करूंगा ये भी करूंगा कैसे होगा? तो राइट नाउ इट्स टाइम टू मोटिवेट एंड इंस्पायर द एम्प्लॉय कि भाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये तुम कर सकते हो। अगर किसी के सामने ऐसा बोल दो ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं तुम कर सकते हो, तो इंटरनली मोटिवेट होता है इंसान, या तो चिढ़ता है कि 15 मिनट का काम है तुम ही कर लो, या तो वो कहता है यार 15 मिनट का काम है, छोटा सा, मैं फालतू में टेंशन ले रहा हूँ। सो जब आपने किसी को कमांड दे दिया, किसी को एक्सप्लेन कर दिया कि तुम्हें कैसे काम करना है, तो अब तुम्हें उसको इंस्पायर करना पड़ेगा। इंस्पायर कैसे करोगे? अपनी लीडरशिप क्वालिटी से। क्या होता है ना, अपन सभी लोग किसी ना किसी इंसान से इंस्पायर होते हैं। जैसे कभी कोई मूवी देखना, ठीक है, अब तुम कोई मूवी देख रहे हो तो पता है तुम क्या सोचोगे, यार काश मैं इसकी जगह होता, है ना, मतलब कुछ अचीवमेंट में भाई, नहीं तो पता ही क्या में सोच लो तुम लोग, है ना। हाँ शेरशाह लाइक, है ना, लेकिन उसमें भी अपन कहाँ पे जाना है, हाँ बॉर्डर पे जाके बनना है शेरशाह, है ना, हाँ विक्रम बत्रा बनना है। तो इंस्पिरेशन कैसे आता है? किसी को देखकर ही आता है ना, किसी लीडर को देखकर आता है। अब भाई जो क्रिकेटर्स हैं, जो लोग क्रिकेट का बहुत शौक रखते हैं, कुछ लोग सचिन से, कुछ लोग धोनी से, कुछ लोग सहवाग से, सबका अलग अलग इंस्पिरेशन होता है। मेरा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। जैसे मुझे इंडियन क्रिकेटर्स पसंद ही नहीं है ना, मुझे एडम गिलक्रिस्ट पसंद है, तो मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। तुम लोगों को शायद कोई दूसरा इंसान पसंद होगा, तो तुम उससे इंस्पायर्ड हो। क्लियर? तो इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, कमांड लेने के बाद और एक्सप्लेनेशन होने के बाद वो किसी ना किसी से उनको इंस्पायर होना जरूरी है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। मतलब आपको एक एग्जाम्पल रखना पड़ेगा उनके सामने कि देखो ये जो पुराना एम्प्लॉय है ना 2 घंटे में 1000 यूनिट्स बना देता है, तो या तो वो नया एम्प्लॉय इंस्पायर हो जाएगा या फिर वो उसको गालियां बकना स्टार्ट। सिंपल। तो आपको क्या करना है, पहले एक एम्प्लॉय को कमांड देना है, उसको चीजों को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद ऐसा नहीं हो कि वो आपका काम देख के डिमोटिवेट हो जाए और जॉब छोड़ दे, तो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों उसको देना है। ठीक है?
अगर आपने ये सारी चीजें अच्छे से दी तो इससे क्या होगा भाई, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करेगा, और अगर एम्प्लॉय काम करेगा तो आप अपने सारे गोल्स को क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। क्लियर? तो अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉय को पहले कमांड देना पड़ेगा, मतलब इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, फिर उसको गाइडेंस भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई एम्प्लॉय आया है, आपने कमांड दे दिया और खत्म बात, उसको समझाओ एटलीस्ट जो आपने बोला है। नहीं तो कुछ होता है मैं इंग्लिश में कमांड देकर चला गया, अब वो लेबर सोच रही पता नहीं भाई कौन सी इंग्लिश में बोल के गए, क्या बोल के गए, है ना। तो इस वजह से कमांड देने के साथ साथ आपको क्या करना है, कमांड तो देना ही है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करना है। इससे फायदा अल्टीमेटली किसको पहुंचेगा, आपको ही तो पहुंचेगा ना। चलो अब आगे देखो, आफ्टर द स्टाफिंग पर्सन, देखो आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शन राइट पर्सन इज प्लेस्ड एट राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर लास्ट चैप्टर में आपने स्टाफिंग पढ़ा था ना, उसमें क्या हुआ था, इतनी लंबी प्रोसेस होती है स्टाफिंग की, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, सिलेक्शन भी बहुत लंबा होता है। तो सोचो स्टाफिंग में कंपनी के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो स्टाफिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टाफिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था कि सर सही इंसान को सही सीट पे बैठाया जाए। ऐसा नहीं हो आपने किसी को कंपनी का सीईओ बना दिया और उसको साइन करना भी ना आता, पैसा देकर बना दिया, तो ऐसा नहीं होना। आगे देखो, बट एक्चुअल वर्क बिगिंस ओनली व्हेन दीस पर्सन गेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर। पता है क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज चल रही थी लास्ट ईयर, टेस्ट सीरीज, उसमें एक बैट्समैन था, एक ऑलराउंडर था, उसका डेब्यू हुआ था। डेब्यू समझते हो ना, पहला मैच खेल रहा था वो अपना टेस्ट में। कैमरॉन ग्रीन नाम है, सर्च करना कभी, ज्यादा मैच नहीं, 5-6 मैच खेले उसने। लास्ट ईयर ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज टेस्ट, याद होगा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया हरा के आ गई थी। तो एक नया बैट्समैन आया था कैमरॉन ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया ने उस खिलाड़ी की इतनी तारीफें की थी, है ना, इतनी तारीफ की थी, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये है वो है, एक्चुअल में था, टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन सीरीज में नहीं चला, एक ही मैच में चला। तो है ना, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडिया की टीम इतनी वो हो गई थी कि यार पता नहीं ये क्या मछली है, ये क्या कर देगी क्या नहीं करेगा, तो बड़े घबरा रहे थे। लेकिन सर बोलते तो अब लोगों के बारे में कुछ अच्छा बुरा है, एक्चुअल में जब समझ में आता है जब वो लोग एक्चुअल में फील्ड पे खेलते हैं। तो ऐसा ही कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ होता है, कोई नया एम्प्लॉय आया, लोग तारीफ कर रहे हैं, आईआईटी पास आउट है, यहाँ से आया है, दिल्ली का बंदा है, बॉम्बे से आया है, फॉरेनर है, एनआरआई है, तो बहुत बातें हो रही हैं। लेकिन सर एक्चुअल में जब समझ में आएगा वो काम कर पाता है या नहीं कर पाता, जब वो एक्चुअल में फैक्ट्री में या अपने डिपार्टमेंट में बैठ कर काम करेगा। फिर तो स्टाफिंग तक तो आप क्या करते हो, एजुकेशन के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे उसको जॉब दे देते हो, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ना, जब समझ में आएगा। पता है सीए में क्या होता है, अगर कोई इंसान ने सीए कर रहा है और उसने ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं करी, ऐसे करके पूरा सीए खत्म कर दिया पढ़ के, वो भी मान लो 4 साल में ही खत्म कर दिया, 4.5 साल में, इतना पढ़ने वाला बंदा था, उसको अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, और मिलती तो निकाल देते हैं उसको। क्यों निकाल देते हैं भाई, तुम्हें पढ़ना तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन रियल लाइफ में आपने प्रॉब्लम्स को तो कभी फेस ही नहीं करा। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी जरूरी है। तो इसलिए कहा गया कि सर स्टाफिंग तक तो क्या करा आपने, लोगों को नौकरी दी, लेकिन एक्चुअल में बंदा कैपेबल है या नहीं है वो कब समझ में आता है, जब वो पर्सन को अपने सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलते हैं, अपने सुपीरियर से कमांड मिलते हैं। सुपीरियर यानी बॉस, मैनेजर इज द सुपीरियर। आगे, डायरेक्टिंग डज नॉट ओनली मीन्स इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजिंग ऑफ एम्प्लॉय। सर ये बात याद रखना, आप लोग सोचो कि भाई डायरेक्टिंग में सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ उनको सुपरवाइज भी करा जाता है। भाई अगर मैं तुम्हें कुछ कमांड देकर गया हूं, मैंने बोला ऐसा करो, तो बाद में आके चेक भी करूंगा ना कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये लोग भी यही कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुमने काम बताया और चले गए, काम बताने के बाद आके चेक करो क्या सामने वाली पार्टी वैसे काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। अब तुम नए नए थे, मैंने कहा चलो मशीन ऐसे चालू करना है, ऐसा रॉ मटेरियल डालना है, ऐसे करके फिनिश गुड्स आ जाएगा। तुम कंफ्यूज थे, तुमने कुछ अनसेंड कर दिया, तो यार शाम तक तो तुम इतना कबाड़ा कर दोगे गुड्स का, इसलिए मुझे दिन में एक हाथ डाल के क्या करना पड़ेगा, तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि जो काम मैंने डायरेक्ट किया था, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने तुमको दिए थे,
तुम लोगों ने वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टिंग का मतलब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना नहीं होता, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपको सुपरवाइज भी किया जाता है, मतलब आपकी निगरानी की जाती है, आपको कैमरेज के थ्रू देखा जाता है, दूसरे लोग देखते हैं आपको क्या जैसा समझाया था वैसा ही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। चलो आगे देखो। इसके बाद सर कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग तो पहले दिन से ही अच्छा काम करने लगते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ लोग काम नहीं कर पाते पहले ही दिन। तो मुझे मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। शायद मैं उसकी पीठ थपथपा के बोलूं कि कोई बात नहीं, इस तरीके से काम करो, तुमसे काम बन जाएगा, या फिर मैं बोलूं फटाफट मुझे काम चाहिए, इसे 2 दिन में निकाल दूंगा। दोनों ही चीजों से इंसान मोटिवेट होता है, या तो वो डर के मोटिवेट होगा, या तो पीठ थपथपा दोगे तो खुश होगा कि यार मैंने गलती करी फिर भी मेरे बॉस ने मुझे माफ कर दिया। क्लियर? तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो देना ही है, इंस्ट्रक्शंस देने के साथ साथ उनकी निगरानी भी करनी है, निगरानी के साथ साथ उनको मोटिवेट भी रखना है। अगर मोटिवेट नहीं हुए तो मन में इतना कुछ गलत ले जाएंगे कंपनी की तरफ से, कंपनी के लिए, कि वो काम ही नहीं करेंगे ढंग से। तो टाइम टू टाइम मुझे हर एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी देना है। क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, जहां पे एक बॉस जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ ऑर्डर देता है, कुछ कमांड देता है, उसके बाद उनको गाइड भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, सिखाता भी है। एट दी एंड अगर कोई इंसान डिमोटिवेट हो जाता है या काम नहीं कर पाता तो उसके अंदर मोटिवेशन भी डालता है ताकि इंसान अच्छी तरीके से काम कर पाए। ठीक है, चलो 2-3 डेफिनेशंस दी हैं, देखो अलग अलग लोगों ने क्या है देख लेते हैं। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। सर सिंपल सी बात है, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, आपको अपने एम्प्लॉइज को बताना है कि तुम्हें कौन सा काम किस तरीके से करना है, पहली बात। और साथ साथ ये भी देखना है, ऐसा नहीं कि काम बता के आप अपने घर चले गए, अगर घर भी जाओगे तो कैमरा रखो देखने के लिए कि भाई दिन में देख लिया शाम को देख लिया कि जैसा काम मैंने बताया था सामने वाली पार्टी ने वैसा ही किया या नहीं करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है डायरेक्टिंग में, पहले उन लोगों को बताना है कि व्हाट टू डू, तुम्हें क्या करना है ये बताओ पहले। मतलब बॉस अपने सबऑर्डिनेट्स को ये बताएगा कि तुम्हारा काम क्या है, और उसके बाद बता के जाएगा नहीं, ये देखेगा कि जो काम मैंने बताया है क्या वो पूरी एबिलिटी, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। भाई कुछ लोग क्या होता है, जैसे मैंने कहा चलो 2-2 पेज राइटिंग लिखो, तो कोई शायद ऐसा होगा जो खुश होकर लिखेगा, लेकिन कोई ऐसा होगा जो बोलेगा इसकी ये और 2 पेज लिख देगा। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, मतलब एक मैनेजर को क्या करना है, पहले काम देना है, काम बताना है, और उसके बाद काम की निगरानी भी करनी है, चेक भी करना है ना। अगर सिर्फ बता के चले जाओगे तो हो गया काम का कबाड़ा। चलो सेकंड वाली देखिए, डायरेक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन दैट इंडिकेट ऑल दोज एक्टिविटी डिजाइन टू एनकरेज द सबऑर्डिनेट टू वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। सर डायरेक्टिंग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स मतलब चैप्टर नंबर 3 में कॉम्प्लेक्स वर्ड का मीनिंग समझाया है। कॉम्प्लेक्स, डायनामिक बार बार आएंगे 12 चैप्टर्स। डायनामिक क्या होता है, बदलता हुआ माहौल, चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस के एनवायरनमेंट रोज बदलता है ना भाई, है ना। आज अपन लोग 4 कैमरे वाला फोन यूज कर रहे हैं, 2 महीना ऐसा होगा पूरे मोबाइल के पीछे कैमरे ही कैमरे होंगे, 150 कैमरे, लो खींचो फोटो, बनाओ अपनी गंदी गंदी शक्लों को अच्छा। हाँ हाँ, क्या होता है कॉम्प्लेक्स। मैंने बताया इतना घटिया एग्जांपल दिया था कॉम्प्लेक्स में कि इंसान भूल के भी ना भूले। भोपाल में कोई कॉम्प्लेक्स है सुलभ कॉम्प्लेक्स को छोड़ के? भोपाल में कोई कॉम्प्लेक्स तो होगा, कोई का नाम तो पता हो किसी कॉम्प्लेक्स का, कॉम्प्लेक्स के नाम नहीं पता। एमपी नगर में सामने बना है एक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल यहाँ से देखोगे तो दिखेगा दूर से। एक यहाँ बना है कृष्णा कॉम्प्लेक्स, आगे जाओगे तो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं। कभी कॉम्प्लेक्स में गए हो, किसी कॉम्प्लेक्स में गए हो? क्या होता है कॉम्प्लेक्स में, बहुत सारी दुकानें होती हैं, ढूंढना मुश्किल है कौन सी दुकान में जाना है।
मॉल अलग होता है, कॉम्प्लेक्स अलग होता है। इतनी सारी दुकानें होती है कॉम्प्लेक्स में, हाँ ना, एक जोन मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है एमपी नगर में। एक ये बना है यार राधा कृष्ण कॉम्प्लेक्स है, ये बना है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। इसमें सब लोग काम करते हैं। काम तो लोग घर पे भी करते हैं। नहीं सर, मतलब इसमें सब लोग चलो, कॉम्प्लेक्स यानी डिफिकल्ट, कोई भी चीज अगर डिफिकल्ट होती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। इजी टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स की दुकान इतनी सारी होती है, तुम्हें कहाँ जाना यही तुम्हें नहीं पता होता। 4 फ्लोर पे देखोगे तो 4 फ्लोर पे 200 दुकान, फर्स्ट फ्लोर पे 60 दुकान है, कौन सी दुकान पे जाना। अच्छा दुकान भी ऐसे नहीं, ऐसी बनी होती है, देखो दुकान है, कॉम्प्लेक्स की दुकान है ऐसे, एक रास्ता यहाँ है, एक यहाँ है, फिर एक यहाँ है, उसके बाद फिर ये है ऐसा, और फिर ऐसा, फिर ऐसा। अब आपकी दुकान यहाँ बनी, उसने कहा कि लेफ्ट 2 दुकान छोड़ के राइट मुड़ जाना, मैं 2 दुकान छोड़ के राइट मुड़ा, मेरा राइट में तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद अगर मैं यहाँ से घुसूंगा तो दिक्कत, तो बहुत प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स को समझने में। अगर इंसान अब मैं बताऊँ ना, सब छोड़ो, डीबी मॉल भी अपन गए हैं, डीबी मॉल भी पहली बार में समझ में नहीं आया होगा। जैसे अब मैं हूँ, कॉम्प्लेक्स का वो बोल सकते हैं। हाँ तो बहुत मॉल तो बहुत बड़ी चीज है, कॉम्प्लेक्स छोटा लेवल का होता है। मैं मॉल गया था ना, अब जाके मैं मॉल का एक एक कोना जानता हूँ, मुझे पता है कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे अब। लेकिन आज से 1 साल पहले तक मुझे ये समझ में नहीं आता था कि मैकडॉनल्ड इस तरफ है या इस तरफ है। फन सिनेमा, अब तो नाम चेंज हो गया उसका, इस तरफ है या इस तरफ है। केएफसी इधर, केएफसी पता था बस कि केएफसी बीच में बना है तो समझ में आता था, बाकी नहीं समझ में आता था मुझे। अब देख लोगे तो मैं पूरा मॉल घुमा दूंगा, एक एक दुकान पता है कहाँ पर है, क्यों, अब जाता हूँ। लेकिन पहली बार बड़ी दिक्कत है, तो यही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब समझो, मीनिंग समझो। डायरेक्शन इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन that include all those activities to encourage subordinate to achieve। सर डायरेक्शन देना भी बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, बहुत डिफिकल्ट फंक्शन है। सर किस इंसान की क्या मेंटेलिटी है और वो किस चीज को किस तरीके से लेकर जा सकता है, ये बहुत अजीब है। मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, उसने दिल पे ले लिया और जॉब छोड़ के चला। मैं किसी को कमांड दे रहा हूं, उसको समझ में ही नहीं आया, सर लैंग्वेज प्रॉब्लम। वो इंग्लिश, भाई साउथ से कोई बंदे को रिक्रूट करा, उसको हिंदी नहीं आती, मैं उसको हिंदी में कमांड दे रहा हूँ भोपाल में बैठ के, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो जॉब छोड़ के चला जाएगा। बोले मैनेजर को इंग्लिश तो आती नहीं है, क्या मैनेजर बनेंगे। तो किसी को गाइड करना, किसी को कमांड देना बहुत डिफिकल्ट है, क्लियर। क्योंकि भाई ऑर्गेनाइजेशन में है ना, आपको अपने एम्प्लॉय से अच्छा दिखना पड़ेगा। जैसे भाई मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उससे सीनियर हूँ, जो मुझे कमांड देता है मैं उससे सीनियर हूँ, तो बेचारा सोचता है यार मैं इसको कैसे कमांड दूं। समझ में आ रहा है, एज में भले ही वो मुझसे बहुत बड़ा है, एक्सपीरियंस उसको मुझे 10 गुना ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा होगा, आई थिंक 1000 गुना ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी कमांडेंस हिचकिचाता है, क्यों, मेरी लेवल बढ़ा है मेरा उससे। तो ये सब चीजों को देखना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप कमांड दोगे तो लोग आपकी बात माने या ना माने, क्लियर। तो इसलिए बोला गया है डायरेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट फंक्शन है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ के डायरेक्शन देना पड़ता है। और उसी के साथ साथ डायरेक्शन अगर आप दोगे तो उससे क्या होगा, आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके नीचे रहने वाले लोग ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। एफिशिएंटली यानी क्या होता है एफिशिएंटली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफेक्टिवनेस, मिनिमम टाइम लेकर। सर इफेक्टिव कब होगे, जब 12th को एक बार नहीं पास करेंगे, 6 बार में 12th पास करी, सर पास तो कर ली लेकिन इफेक्टिव नहीं हो, जमाना बदल गया, क्लियर। चलो अब आ जाओ, फीचर्स और डिस्कस करते हैं फिर खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं फीचर्स। चलो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला, जैसे ही मैंने डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ाया था, मैंने पहली बात बोली थी भाई डायरेक्टिंग में एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आप स्ट्रेटेजीज बना रहे थे, अभी तक आप प्लानिंग कर रहे थे, राइट नाउ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो अभी तक तो क्या हो रहा था, रिसोर्सेज जुगाड़ रहे थे, लोगों को जुगाड़ रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन अब मैं मेरी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब जो प्लान मैंने बनाया था ना, उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा, उसको लागू कर दूंगा, ठीक है। तो अदर फंक्शन प्रिपेयर, देखो अदर फंक्शन प्रिपेयर बेस सेटिंग ऑफ एक्शन। अदर फंक्शन मतलब पता है क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग,
ये पता है क्या है, दे आर दी बेस और सेटिंग ऑफ एक्शन। अगर आप चाहते हो आप एक्शन ले पाओ, उसके लिए आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग तीनों करनी पड़ेंगी। क्यों सर? मशीन है लेकिन लेबर नहीं है, एक्शन किससे करवाओगे? मशीन अपने आप काम करेंगी। सर लेबर है लेकिन मशीन नहीं है, तो लेबर क्या करेगी? किससे काम करेगी? नहीं कर पाएगी, है ना। अच्छा मशीन भी है लेबर भी है, प्लानिंग नहीं है, क्या काम करोगे? नहीं पता। समझ रहे हो? तो अदर फंक्शंस का मतलब क्या है कि जो 3 फंक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़े ना, पहले आपको इसका बेस तैयार करना पड़ेगा। कोई भी घर कब टिकता है? जब उसका बेस मजबूत होता है। तो ऐसे ही अगर आपको एक्शन करना है तो उसके लिए आपको अपना बेस मजबूत रखना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारे रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ेगा और एक प्रॉपर एम्प्लॉय सही प्लेस पे सही लोगों को बैठाना होगा, तभी एक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो हाउ एक्शन, that is how action has to be carried on. Directing initiate start action by giving direction or instructing managers instructions the manager to get the work started in the organization. तो सर पहला फीचर जो है वो ये कह रहा है कि जैसे ही आप लोग डायरेक्टिंग पे आ जाओगे तो आप अब बातें नहीं करोगे, अब आप काम करोगे। काम कैसे होगा सर? मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को, मैनेजर्स अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज को काम करने का तरीका बताएंगे, मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ कमांड्स देंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉन्टिन्यूइंग फंक्शंस। भाई क्या होता है, सुबह मैनेजर आया, काम बता दिया, दिन भर का काम बता दिया, शाम को छुट्टी हो गई, क्या दूसरे दिन मैनेजर काम नहीं बताएगा? कब तक बताएगा? बस काम ओवर हो गया, फिर खत्म। जब तक आप एम्प्लॉय हो, जब तक कंपनी जिंदा है, तब तक एक बॉस, एक मैनेजर, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करता रहेगा। भाई मैंने एक प्रोजेक्ट दिया, 10,000 यूनिट्स बनानी है सर, कंप्लीट प्रोजेक्ट, क्या आगे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब बनाओ 15,000 यूनिट्स, सर ये भी बन गई, है ना। अब 20,000 यूनिट्स बनाओ, ये भी बन गई, आगे बनाओ, आगे बनाओ, आगे बनाओ। जब तक मेरे यहाँ पे नौकरी करोगे या जब तक ये कंपनी चल रही है, तब तक आपको कमांड पे कमांड मिलते जाएंगे। भाई अपने घर पे भी क्या होता है, घर पहुंचे मम्मी ने कहा जाकर ये ले आ, तुमने सोचा अब तो सोऊंगा, जैसे ही सोने का सोचा मम्मी ने कहा ये भी लेकर आ जा। मतलब घर के कमांड भी जिंदगी भर चलते हैं ना, वैसे कंपनी में भी कमांड कभी खत्म होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। तो ये कैसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस चलता है? अच्छा, ऑर्गेनाइजिंग क्या कंटिन्यूअस चलता है? ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, रिसोर्सेज, क्या दिन भर रिसोर्सेज ही खरीदते रहते हो? नहीं, खरीदते हैं सर, खरीदते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खरीदते कि भाई कंटिन्यूअस खरीदते ही जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। एक बार मशीन आ गई तो शायद अगली मशीन 5 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 1 साल बाद आए। स्टाफिंग के रोज बरोज करोगे? नहीं, जब जरूरत होगी सिर्फ तभी करेंगे। लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअस चलता है, जैसे प्लानिंग कंटिन्यूअस चलती है। क्या प्लान एक बार सोचोगे फिर कभी नहीं सोचोगे? सर रोज प्लान चेंज हो सकता है, लेकिन सर रोज रिसोर्सेज चेंज करना बहुत मुश्किल है। क्या रोज आप अपनी गाड़ी बदल सकते हो? लेकिन रास्ता तो बदल सकते हो ना रोज। Directing is a continuous process. Manager cannot just read after issuing orders and instruction. He has to continuously guide, supervise and motivate his subordinates. तो सर ये कहा जो मैनेजर होता है उसको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। किसको गाइड करेगा सर? सबऑर्डिनेट्स को, अपने जो उसके नीचे वाले लेवल पे काम कर रहे हैं, गाइड करेगा उनको, इंस्ट्रक्ट करेगा। अच्छा सर कभी कभी गुस्सा हो गए तो मोटिवेट भी करेगा, समझाएगा उनको और उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी करेगा। अगर ये सारी चीजें मैनेजर ने प्रॉपरली कर ली तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहेगा। अच्छा कभी देखा है एक बार किसी इंसान को मोटिवेट कर दिया कि चलो अब इसका टाइम अगले साल आएगा, अगले साल आके इसकी पीठ थपथपाऊंगा? नहीं सर, शायद मोटिवेशन रोज करना पड़े, शायद हर 3 दिन में करना पड़े। ऐसा कोई टाइम फिक्स थोड़ी होगा कि भाई आज मैंने इसकी तारीख की थी, अब तारीख अगले महीने की 6 तारीख को करूंगा। शायद टाइम मोटिवेट करना पड़े, समझ रहे हो? तो आपको मोटिवेट भी टाइम टू टाइम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, कौन कौन से आदर्श? टॉप लेवल और बस टॉप, मिडिल और लोअर। सर टॉप लेवल पे भी डायरेक्शन होता है, मिडिल लेवल पे भी डायरेक्शन होता है और लोअर लेवल पे भी डायरेक्शन होता है। टॉप वाला डायरेक्शन मिडिल वाले को देता है,
मिडिल वाला डायरेक्शन लोअर लेवल को पास करता है। मतलब तीनों ही लेवल पे डायरेक्शन यूज होता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं सर, इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, मतलब इट इज अ परवेसिव फंक्शन विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपकी जो डायरेक्टिंग है वो आप ऐसा नहीं करोगे कि सारा काम लोअर लेवल को बताओगे। टॉप वाला कभी लोअर के पास नहीं जाता। टॉप वाला कहता है मिडिल वाले तुझे रखा ही क्यों है हमने, ताकि तू हमारी बात लोअर लेवल तक पहुंचाए। तो टॉप लेवल वाला कहता है सुनो, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा मिडिल वालों, और मिडिल वाले कहते हैं लोअर लेवल वालों सुन लो, अगर काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से एक पास होती जा रही है। ठीक है, टॉप वालों को डायरेक्शन ओनर्स देते हैं। डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन एज टू बी परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स एट ऑल द लेवल्स। क्या होता है ना, टॉप लेवल पे भी तो मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी बात मानते हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा स्टेक्स है, मतलब शेयर्स है। भाई जैसे रिलायंस कंपनी, अब मान लो अंबानी रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, लेकिन 80% शेयर्स है उसके पास, 80% शेयर्स है। हाँ ना, शेयर होल्डर को ओनर ही क्या है। जैसे भाई मैं भी ओनर हूँ रिलायंस, हाँ मेरे पास लिटरली मेरे पास 20,000 के शेयर है रिलायंस के, तो मालिक तो मैं भी हूँ। लेकिन मैं जाके ये थोड़ी बोलूंगा नहीं नहीं रिलायंस आज पेट्रोल का दाम 80 रुपए, मैं नहीं मानूंगा भाई। नहीं नहीं, रिलायंस मतलब रिलायंस की इंडस्ट्री अलग है, रिलायंस पेट्रोल अलग है, रिलायंस पावर अलग है, रिलायंस केमिकल अलग है ना, और बहुत रिलायंस फार्मा, TV18 रिलायंस की कंपनी है, रिलायंस जियो है। तो भाई रिलायंस बहुत बड़ा है। देखो रिलायंस की कितनी कंपनी है, एक बार देख लो। बहुत सारी 113 120। किसका? टाटा मोटर्स का है। अब देखो रिलायंस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये तो बहुत सारी कंपनी भाई रिलायंस। शेयर के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा। देखो जियो है, रिटेल है, लाइफ साइंस, लॉजिस्टिक्स, सोलर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है रिलायंस का, नेटवर्क 18, इसके शेयर खरीदे मैंने कल। इसको तो 18-20 रुपए का हाँ। तो बढ़ेगा ना भाई, हर कंपनी का शेयर छोटे से चालू होता है ना। तुम क्या सोचो हर कंपनी 1 लाख की कीमत पड़ेगी, मार्केट में बेचो ना, जिसको खरीदना वो खरीदेगा, सिंपल। वो सब चीजों में मत पड़ो, अभी खरीद नहीं पाओगे, 17 साल के हो। है ना, प्रॉफिट अलग होता है, उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट डिविडेंड होता है, कंपनी में शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, वो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। अगर शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई तो वो प्रॉफिट थोड़ी हुआ कंपनी को, अरे भाई कंपनी की इज्जत बढ़ गई तो उससे प्रॉफिट तुम्हें हो रहा है, कंपनी को थोड़ी हो रहा है। कंपनी की तो शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, तो वो तुम्हें डायरेक्ट प्रॉफिट मिल रहा है एक शेयर होल्डर को, एक ट्रेडर को, ऐसा होता है। चलो छोड़ो फालतू चीजें। तो डायरेक्शन क्या होता है सर, हर लेवल पे होता है। क्यों? हर लेवल पे मैनेजर्स होते हैं इसलिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में भी क्या होगा भाई, कोई डायरेक्टर होगा, मिडिल लेवल पे भी मैनेजर्स होंगे, है ना, सबऑर्डिनेट्स होंगे, और लोअर लेवल पे भी कुछ लोग होंगे। तो हर लेवल पे डायरेक्शन होता है, ये इसको काम बताएगा, ये उसको बताएगा, ये उसको बताएगा, ये उसको बताएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, परवेसिव फंक्शन है, मतलब यूनिवर्सल फिनोमिना है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है। टॉप में भी मोटिवेशन चाहिए, मिडिल वालों को भी मोटिवेशन चाहिए, और लोअर को तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एक चीज याद रखना, डायरेक्शन हमेशा टॉप टू बॉटम होता है ना। बियर नहीं है, डायरेक्शन बता रहा हूँ, नहीं तो टॉप टू बॉटम समझ के बोल दो कि बियर है। टॉप टू बॉटम का मतलब समझ गए? टॉप में जो सीईओ बैठा है वो डायरेक्शन नीचे के थ्रू पास करता है, किसके थ्रू? मिडिल वालों के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू। मतलब कभी भी कोई डायरेक्शन अगर आएगा तो वो ऊपर से नीचे आएगा। कभी अपन ने अपने घर वालों में से अपने कोई ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनको डायरेक्शन दिया है कि नहीं नहीं आज ऐसा होगा, आज ऐसा होगा? नहीं, हमेशा हम उनसे डायरेक्शन लेते हैं, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते हैं।
कोई भी कंपनी में तुमने देखा होगा लेबर, जैसे भाई मैं रिलायंस पेट्रोल पे पेट्रोल करता हूँ, तो मैं फोन लगा बोला यार अंबानी यार अपन लोग ऐसा चाहता हूँ मैं कि पेट्रोल वगैरह जो हो ना मशीनों से भरा है ना, तो तुम इसके लिए कोई जुगाड़ वुगाड़ करो। मतलब नीचे लेवल वाला इंसान, फंक्शनल लेवल वाला इंसान टॉप लेवल को फोन लगा के बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा डायरेक्शन टॉप टू बॉटम होते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम होता है। समझ में आया? मैनेजर्स ही हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेंगे, कभी सबऑर्डिनेट मैनेजर को डायरेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, performance oriented. Directing is a performance oriented function. The main motive of directing is to bring efficiency in performance. Direction convert plan into performance. तो ये लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर डायरेक्शन में पता है क्या होता है, जो कंपनी का प्लान है ना वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब सपने को हकीकत में बदलना ही डायरेक्शन होता है। प्लानिंग में आपने सपना देखा था, स्टाफिंग तक सपना पूरा नहीं हुआ था, सपना तो जब पूरा होगा जब मैं एक्चुअल में काम करूंगा। तो डायरेक्टिंग में जब कोई पर्सन एक्चुअल में काम करता है तो जितने भी प्लान उसने बनाए थे, जितने भी प्लान उसने सोचे थे, वो सब टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस समझ रहे हो ना? प्लान मतलब भाई कुछ सोचा था खाली, परफॉर्मेंस मतलब कुछ करा, ठीक है। तो जो सोचा था अगर वो कर लिया, इसका मतलब प्लान परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट, ह्यूमन एलिमेंट। सर कभी भी डायरेक्शन जो है ना वो मशीनों के थ्रू नहीं होगा। कभी आपने देखा हो कोई मशीन आके आपको मोटिवेट कर रही है, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर बोला अरे अरे रो मत, तू कर सकता है, ऐसा नहीं होगा सर। कंप्यूटर में कोई वीडियो बोलेगी जिसमें भी कोई इंसान ही बोलेगा। तो ये एक ह्यूमन फंक्शन है, ये कोई मशीन नहीं कर सकती। जैसे तुमने देखा स्टाफिंग, और स्टाफिंग से पहले ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग में ह्यूमंस नहीं थे, चीजों की जुगाड़ हो रही थी खाली। हाँ स्टाफिंग में ह्यूमंस है ना। अच्छा प्लानिंग, तो प्लानिंग सिर्फ इंसान नहीं करते, मशीन्स के थ्रू भी प्लानिंग होती है ना। सॉफ्टवेयर क्यों बनाया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग, ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखो डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सर डायरेक्टिंग में ह्यूमन बिहेवियर समझना पड़ता है। क्यों? मैं मैनेजर हूं, मुझे पता है मेरे एम्प्लॉय मुझसे नाराज है, तो मुझे ह्यूमन बिहेवियर समझना आना चाहिए, मतलब किसी दूसरे इंसान का दिमाग पढ़ना आना चाहिए। तुम लोग भाई गुस्सा हो मुझसे, तो मुझे मनाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ना। इसी को कहते हैं ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना। किस इंसान को कैसे मनाया जाता है ये अगर आपको पता है, इसका मतलब आप ह्यूमन स्टडी में थोड़े से पढ़े लिखे हो। क्लियर? तो कंपनी में भी सेम एज इट इज यही होता है। अब एम्प्लॉयर को कोई बात करनी है, जैसे मुझे बताना है आप लोगों की सैलरी कम होने वाली है कोविड की वजह से, तो पता है मैं बात करने का तरीका ढूंढूंगा इसको। ऐसे नहीं बोलूंगा चलो चलो तुम लोगों की सैलरी कम होने वाली, छोड़ना तो छोड़ देना। ऐसा भी बोल सकता हूँ जब मेरे पास बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे एम्प्लॉय हों, लेकिन यूजुअली मैं एक सीन देखूंगा। होता ना घर में भाई, जैसे एक बार क्या हुआ था, 4th क्लास में था मैं, ठीक है, फेल हो गया था सोशल साइंस का फर्स्ट यूनिट टर्म का पेपर था। हमारे स्कूल में पता है क्या होता था, यूनिट टेस्ट होते थे, मैडम कॉपीज चेक करती थी, पता है क्या बोलती थी, कॉपीज को घर लेके जाओ, पेरेंट्स से साइन करवा के लाना। कॉपीज को, कौन सी कॉपी भाई, एग्जाम वाली कॉपी को, उसके बाद पीटीएम अलग से होगी, 2 बार पिटना है मतलब। तो मैं घर लेके गया, मैं सुबह से सोच रहा था कैसे बताऊं, ठीक है। तो पहले मैं पता है क्या डिमांड क्या थी मेरी, डिमांड सुनो, मतलब मैं भूल गया था कि मैं फेल हो गया, ये भी बता रहा था। मैंने कहा यार मुझे तो ये खाना है, तो मेरे लिए पता है बकायदा वो चीज बनी थी, और बनने के बाद पता है खाते खाते मुझे याद है ओ शिट मैंने ये तो बताया नहीं। मैंने कहा मैं फेल हो गया, फट से इतना बड़ा। मैंने कहा यार, तो सर सिचुएशन मैंने क्रिएट ही नहीं कर पाया। अच्छा ऐसे एक बार क्या हुआ था, 6th क्लास में मैं पहली बार सस्पेंड हो गया था, मतलब 6th क्लास में अपन सस्पेंड हो गए थे, है ना। स्कूल का बोर्ड तोड़ दिया था, प्रोजेक्टर होता ना, प्रोजेक्टर तोड़ा था स्कूल का, है ना। अरे रिकॉर्ड होने दो, अच्छी बात है। तो क्या हुआ था कि भाई प्रोजेक्टर तोड़ लिया था, तो स्कूल वालों ने सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड कर दिया तो यार अब बड़ी टेंशन, घर पे पहली बार जिंदगी में सस्पेंड हुआ था, और 12th तक आते आते तो 50 पार हो चुके थे अपन सस्पेंड में। सस्पेंड पहली बार हुआ, अब घर पे सस्पेंड लेटर लेकर गया पहली बार था। अब पता क्या करा, घर पे जाके सीधा रोना स्टार्ट कर दिया ताकि पिटे ही ना। तो पहले सिचुएशन क्रिएट करी, फिर बताया कि मैंने ये गलती करी। कुछ नहीं करा, घर वाले कहे विंसन वैसे तो रो रहा है बेचारा, गलती हो गई माफ कर दो।
ऐसा। तो वी हैव टू क्रिएट द सिचुएशन, अपन को सामने वाले का दिमाग पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाकर हम लोग क्या कर पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे, उनसे काम निकलवा पाएंगे। क्लियर? तो 6 फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। चलो राइट नाउ, थैंक यू सो मच। 10 मिनट से अपन लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स।